जो है सेक्शन सी हम स्टार्ट करेंगे। सेक्शन बी हमारा शॉर्ट आंसर का कंप्लीट हो गया है। सेक्शन सी जो है आपको आने वाला है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि 5 क्वेश्चंस आएंगे, 9 मार्क्स ईच रहेगा। और सबसे अच्छी बात है इसमें कि आपको सभी में चॉइस दी रहेगी, लेकिन इसमें एक आपको चीज रहेगी कि आपको कुछ न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं। तो कौन कौन से न्यूमेरिकल इस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आए हैं वो हम देखते हैं। तो पहला हमारा लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन जो है वो क्या दिया हुआ है कि अंतर बताइए, निम्नलिखित के कर निर्धारण के संबंध में अंतर बताइए। हमें टैक्स असेसमेंट के बारे में करना है और किस किस में निवासी, असाधारण निवासी और अनिवासी। ये हमें थ्योरी क्वेश्चन दिया है। अब मैं आपको इसका और वाला क्वेश्चन भी बताती हूँ कि और वाले क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है। देखिए, और वाले क्वेश्चन में इसी थ्योरी से रिलेटेड हमें न्यूमेरिकल दिया हुआ है। तो आपको मैं दोनों क्वेश्चन जो है साथ में समझाती हूँ। ये देखिए, और का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें कि गत वर्ष 2014-15 का श्री संजय बंसल की आय का विवरण निम्नलिखित है। कर निर्धारण वर्ष 2015-16। इसमें ध्यान देना कि आपका प्रीवियस ईयर जो है वो कौन सा रहेगा, 20-21 रहेगा। आपको जो भी क्वेश्चन आएगा वो 20-21 के लिए आएगा और आपका असेसमेंट ईयर कर निर्धारण वर्ष 21-22 रहेगा। चूंकि ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है तो उस हिसाब से आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है। हम इसे सॉल्व करेंगे अपने नए रूल्स के अकॉर्डिंग। 21-22 में कौन से रूल चल रहे हैं हम उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे। तो हमें जो है निकालना है निवासी, असाधारण निवासी और अनिवासी की स्थिति में इनकी आय जो है निकालनी है। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, तो थ्योरी में भी हमें वही क्वेश्चन पूछा गया है जो कि इस न्यूमेरिकल में पूछा गया है। तो मैं आपको इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हुए जो हमें इसके और में थ्योरी क्वेश्चन दिया हुआ है उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम फॉर्मेट बना लेंगे। हमें संजय बंसल की कर योग्य आय निकालनी है। तो हम ऊपर यहाँ पे हेडिंग डालेंगे, श्री संजय बंसल की कर योग्य आय की गणना। ठीक है, कर योग्य आय की गणना और कर निर्धारण वर्ष असेसमेंट ईयर क्या रहेगा हमारा, 2021 और 22। ये पूरा फिक्स रहेगा। ठीक है, और हमें 3 स्थितियों में उसकी टैक्सेबल इनकम निकालनी है। तो ये हमारा कॉलम रहेगा विवरण का, दूसरा कॉलम रहेगा साधारण निवासी, सेकंड कॉलम रहेगा हमारा असाधारण निवासी। ठीक है, और थर्ड कॉलम रहेगा अनिवासी। अब हमें बताना है कि उसने जो इनकम अर्न की है वो यदि निवासी होता तो टैक्स देना पड़ता क्या, असाधारण निवासी होता गत वर्ष में तो टैक्स देना पड़ता। तो हम जो है अब एक एक पॉइंट पढ़ते चलते हैं। देखिए, पहला पॉइंट दिया है कनाडा में स्थित मकान संपत्ति से हानि। ध्यान देना, पहला पॉइंट हमको दिया है, मैं यहाँ पॉइंट सिर्फ कनाडा शब्द लिख रही हूँ, बाकी जो है लिखा हुआ है कनाडा की मकान संपत्ति से हानि। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको सबसे पहले 2 स्थल देखना है, प्लेस देखना है। एक तो आय जो है कहाँ पे अर्न की, और दूसरी आय का अर्जन स्थल और प्राप्ति स्थल। ये 2 प्लेस हमको हर इनकम में देखना है। यदि इन दोनों में से कोई एक भी भारत हो, ध्यान देना, हमें जो है अर्निंग प्लेस देखना है कि इन्होंने इनकम कहाँ अर्न की, और प्राप्ति स्थल देखना है कि उन्होंने इनकम कहाँ प्राप्त की। इन दोनों में से कोई एक भी भारत हो तो वो तीनों कंडीशन में टैक्सेबल होती है। अब जैसे ये वाला पॉइंट है, क्या दिया हुआ है हमको कि कनाडा में स्थित मकान संपत्ति से हानि। देखिए, अब इसका अर्निंग प्लेस क्या हो गया, कनाडा, कनाडा में अर्न की। प्राप्ति स्थल क्या हो गया कनाडा। भारत शब्द कहीं आया क्या यहाँ पर? तो यदि दोनों ही भारत नहीं हो, यानी जिस इनकम का
अर्निंग प्लेस, अर्जन स्थल और प्राप्ति स्थल दोनों ही भारत के बाहर हो तो वो विदेशी आय होती है, और विदेशी आय केवल साधारण निवासी की दशा में टैक्सेबल होती है। तो -20,000 हम केवल किसकी दशा में लिखेंगे? निवासी। क्लियर? तो थ्योरी जो हमको लिखनी थी उसमें यदि आप ऐसे ही कॉलम बना लेंगे, ये हमारा निवासी का रहेगा, ये असाधारण निवासी, और तीसरा हम बना ले यहाँ पर अनिवासी के लिए। तो पहला पॉइंट जब आप लिखेंगे, इसी से इसके पॉइंट बनाते चलेंगे। क्या लिखेंगे हम? ऐसी आय जिस लेंगे, क्या लिखेंगे हम? ऐसी आय जिसका अर्निंग प्लेस, अर्जन स्थल और प्राप्ति स्थल भारत के बाहर हो, वह केवल निवासी की स्थिति में कर योग्य होती है। क्लियर? कौन कौन से? अर्जन व प्राप्ति स्थल कहाँ हो? भारत के बाहर। तो वो कौन सी स्थिति में कर योग्य होती है? केवल निवासी में, इन दोनों में नहीं होती है। यही रूल आपको बाकी की इनकम में लगाना है। चलिए सेकंड वाला आप लोग ट्राई करिए। क्या दिया हुआ है हमको सेकंड वाला? भारत में मकान संपत्ति से आय गणना की गई। सेकंड पॉइंट, ठीक है। तो हम यहाँ पे सिर्फ भारत लिख रही हूं मैं। तो भारत में मकान संपत्ति से आय की गणना की गई। अब देखिए, अब मैं पूछती हूँ आपसे, अर्जन स्थल क्या है? अर्निंग प्लेस क्या है? कहाँ पे है मकान संपत्ति? भारत में। प्राप्त कहाँ पे हुई है? भारत में। इसका मतलब कि ये दोनों प्लेस जो है वो भारत हो गए हैं, तो ये इनकम तीनों स्थितियों में कर योग्य होगी। मतलब मैं 15,000 रुपए, 15,000 रुपए तीनों में लिखूंगी। ये चीज क्लियर? तो सेकंड पॉइंट आप बना लेंगे यहाँ पे कि जिस आय का अर्जन व प्राप्ति स्थल भारत के अंदर हो, तो वह तीनों में कर योग्य होती है। क्लियर? थ्योरी भी बनती जा रही है हमारी। फिर है भारत में व्यापार से आय। थर्ड वाला हमको दिया है कि भारत में व्यापार से आय 40,000 रुपए। बता सकते हो अब तो आप लोग? क्या लिखा है? भारत में व्यापार से आय। तो इसका अर्निंग प्लेस क्या हुआ? भारत व्यापार। भारतीय व्यापार है तो नेचुरली अर्न भी भारत में की गई और प्राप्त भी, तो क्या आएगा? तीनों में आएगा। ठीक है, 40,000, 40,000। ये पॉइंट हम पहले ही लिख चुके हैं तो नहीं आएगा। फिर है ऑस्ट्रेलिया से व्यापार में हानि। फोर्थ नंबर का पॉइंट दिया है कि ऑस्ट्रेलिया में व्यापार से हानि हुई। अब आप बताइए, अर्निंग प्लेस क्या है? कहाँ पे ये व्यापार है? तो ऑस्ट्रेलिया में। प्राप्ति स्थल यहाँ दिया हुआ है क्या? नहीं कुछ दिया है, तो हम मानेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में ही है। तो दोनों ही प्लेस चूंकि भारत नहीं है, तो ये कौन सी आय बनेगी? विदेशी आय बनेगी। और विदेशी आय जो है केवल पहली स्थिति में कर योग्य होती है। कौन सी? कितनी है? -25,000 रुपए। ठीक है, इन दोनों में तो आएगी ही नहीं। क्लियर ये चीज? फिर है ऑस्ट्रेलिया में व्यापार से आय जिसका नियंत्रण वहीं से होता है। फिर से देखो, अर्निंग प्लेस क्या है? अपने आप से क्वेश्चन करिए कि कहाँ पे व्यापार है? ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ पर प्राप्त हुई? तो कुछ नहीं दिया है तो हम क्या लिख मानेंगे उसको? ऑस्ट्रेलिया ही। इसका नियंत्रण भी कहाँ से हो रहा है? ऑस्ट्रेलिया से ही हो रहा है। तो ये कौन सी आय बनी? विदेशी आय बनी। भारत एक भी जगह नहीं आ रहा है। तो पांचवा पॉइंट हमारा जो है ऑस्ट्रेलिया। पूरा पॉइंट नहीं लिख रहे हैं। कितना है हमारे पास? 50,000 रुपए। इन दोनों में नहीं आएगी। इसी में मैं आपको एक पॉइंट बताती हूँ कि यहाँ पे जो लिखा है कि नियंत्रण वहीं से होता है, इसकी जगह वो लिख देते कि भारत से होता है। ध्यान देना, यदि यहाँ पर ऊपर की लाइन वैसी ही लिखी रहती कि ऑस्ट्रेलिया में व्यापार से आए जिसका नियंत्रण भारत से होता है, तो इन दोनों में आती। ये तो आती है, इसमें भी आती। ये चीज क्लियर? तो यहाँ पर हम एक और पॉइंट क्या ऐड करेंगे? ऐसे विदेशी व्यापार से आए जिसका नियंत्रण भारत से होता है, तो इन दोनों में आती है वो। क्लियर? ये पॉइंट आप इससे बना लेंगे। ठीक है, हमको नहीं दिया है पर हम थ्योरी के लिए इसमें लिख लेंगे कि विदेशी व्यापार से आए जिसका नियंत्रण भारत से होता है, ऐसी आय निवासी और असाधारण निवासी की दशा में कर योग्य होती है।
अगला हम देखें भारतीय ऋण पत्रों पर ब्याज। अब देखिए भारतीय ऋण पत्रों, तो अर्निंग प्लेस क्या हुआ, अर्जन स्थल क्या हुआ भारत, प्राप्ति स्थल क्या हुआ भारत। इसका अर्थ क्या है कि ये तीनों जगह आएगी, 8,000, 8,000 और 8,000। भारतीय आय यदि बन जाती है तो तीनों दशाओं में कर योग्य होती है। फिर अगला दिया है भारत में प्राप्त वेतन, क्या होगा भारत में प्राप्त वेतन, भारतीय आय बन गई वेतन, तीनों दशाओं में जो है टैक्सेबल रहेगी, लेकिन ध्यान देना ये वेतन है और उन्होंने लिखा है प्राप्त वेतन। यदि वो लिखते कर योग्य वेतन, देखो दोनों में बहुत अंतर है, प्राप्त वेतन लिखा है तो इसमें से मैं 50,000 रुपए की मानक कटौती घटाऊंगी, ठीक है। तो मैं यहाँ कितना लिखूंगी 50,000, 50,000 और 50,000। और यदि यहाँ पर वो लिख देते, ये जो लिखा है हमको प्राप्त वेतन, यहाँ पर वो क्या लिख देते करयोग्य, करयोग्य वेतन लिख देते वो, तो हम क्या करते डायरेक्ट 1,00,000 रुपए यहाँ पर ले लेते, ठीक है। क्योंकि वेतन में से 50,000 रुपए की मानक कटौती हर दशा में दी जाती है। तो ये हमारी इसी बेसिस पे थ्योरी तैयार हो जाएगी कि कब कौन सी आय इन तीनों कंडीशन में टैक्सेबल होती है। बस अब हमें क्या करना है, इसको टोटल लगा लेना है, ठीक है। तो टोटल हम लगा लें, ये हो गया 90, 98, 1,13,000, ठीक है। 50, 40, 90, 98, 100, 1,13,000। और तीसरी कंडीशन में जो है ये हो गए हमारे 50, 1,48, 1,63,63 में से, तो इसका आंसर हमारा आएगा 1,18,000। तो इस तरीके का स्टूडेंट्स आपको यदि क्वेश्चन आता है तो जरूर अटेम्प्ट करिए। सिर्फ आप दो चीजें देखिए कि अर्जन स्थल क्या है और प्राप्ति स्थल क्या है, दोनों में से कोई एक भी भारत बन जाता है तो तीनों में राशि लिख देना, दोनों में से कोई एक भी भारत नहीं बनता है तो केवल साधारण निवासी वाली दशा में लिखना, और ऐसा कोई व्यापार है जिसका नियंत्रण भारत से होता हो तो उसको 2 में लिख देना। इसके अलावा इसमें कोई नए पॉइंट्स नहीं रहते हैं। यदि आपको गत वर्ष की आय, कृषि आय कुछ ऐसा दिया हो तो उसको कर मुक्त कर देना, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसकी थ्योरी भी इस क्वेश्चन के बेसिस पे बना सकते हैं, ठीक है। अब चलिए ये हो गया हमारा क्वेश्चन लॉन्ग आंसर का पहला। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। देखिए क्या दिया हुआ है कि वेतन शीर्षक में करयोग्य आय कौन सी है, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। और सेकंड है कौन से मद अनुलाभों में जोड़े जाते हैं और करयोग्य हैं। तो वेतन शीर्षक में कौन कौन सी आय करयोग्य है, पहले हम इस पॉइंट को समझते हैं, उसके बाद जो है हम लेंगे कि कौन कौन से अनुलाभ होते हैं। तो इनकम के हमारे 5 हेड्स हम लोगों ने पढ़े हुए हैं, 5 शीर्षक होते हैं, उसमें पहला जो है हमारा है वेतन से आय। तो वेतन को यदि मैं कहूं कि कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं, तो बेसिकली 3 चीजें वेतन में शामिल होती हैं, फिर उनकी सब हेडिंग्स हैं। कौन कौन सी वेतन में शामिल होने वाली चीजें कौन कौन सी है, पहली है वेतन, दूसरी है भत्ते और तीसरा है अनुलाभ, ठीक है। तो वेतन में क्या क्या शामिल होता है, तो हम इसमें लिख सकते हैं वेतन, ये तो बटौबे से शामिल होगा। इसके बाद जो है पेंशन, ये हमें मिलती है तो ग्रेजुइटी, ठीक है, रिटायरमेंट के समय मिलती है। छटनी के ये सॉरी अपनी छुट्टियां जो है आप इनकेश कराते हैं, अवकाश का नकदीकरण, छुट्टियां जो है जमा कर ली जाती हैं उसका भी कैश मिलता है तो वो भी वेतन में आएगा। और हम बात करें जो रिटायरमेंट के समय पीएफ का पैसा मिलता है, जनरली आप लोगों ने सुना होगा,
तो प्रोविडेंट फंड का पैसा रिटायरमेंट के समय मिला है हमें, तो वो इसमें आता है। अब प्रोविडेंट फंड हो सकता है, वैधानिक फंड हो सकता है। इसके अलावा आपको यदि वेतन के बदले लाभ ये मिला हो, वेतन के बदले लाभ, याद है ये वाला पॉइंट हम शॉर्ट आंसर में डिस्कस कर चुके हैं, तो वो सारे पॉइंट भी आप यहाँ लिख सकते हैं, ये सभी वेतन का पार्ट होते हैं। ठीक है, अब हम बात करें भत्ते। भत्ते और अनुलाभ में आपको एक छोटा सा अंतर मैं बता देती हूँ कि भत्ते जो हैं वो हमेशा नगद दिए जाते हैं और अनुलाभ मतलब होता है सुविधा। जैसे मकान किराया भत्ता और मकान किराया अनुलाभ, क्या अंतर है? तो मकान किराया भत्ता यदि लिखा है, हाउस रेंट अलाउंस यदि लिखा है, तो इसका मतलब है कि कर्मचारी को नगद रूप में राशि दी जा रही है। और मकान की सुविधा लिखा है, अनुलाभ लिखा है, तो इसका अर्थ है कि कर्मचारी को रहने के लिए मकान दिया जा रहा है। ऐसे ही मोटर कार भत्ता और मोटर कार की अनुलाभ। तो मोटर कार भत्ता का अर्थ क्या समझेंगे आप? हमेशा ध्यान रखना कि यदि लिखा है मोटर कार भत्ता, कार अलाउंस, तो इसका अर्थ है कि व्यक्ति को कार के लिए नगद पैसा दिया जा रहा है। और मोटर कार का अनुलाभ या मोटर कार की सुविधा, इसका अर्थ है कि व्यक्ति को कार दी जा रही है उपयोग करने के लिए। तो ये अंतर होता है। चलिए, ये हम पढ़ रहे थे वेतन में क्या क्या शामिल है। तो बेसिकली 3 चीजें शामिल है वेतन में, क्या क्या आ सकता है। ठीक है, अब हम बात करें भत्ते की, जो कि हमेशा नगद दिए जाते हैं और सैलरी के साथ दिए जाते हैं। ये कौन कौन से हैं? महंगाई भत्ता, ठीक है, मनोरंजन भत्ता, मकान किराया भत्ता, यातायात भत्ता, वर्दी भत्ता। और हम बात करें इसमें तो मकान किराया भत्ता, वर्दी भत्ता, और आ सकता है इसमें शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता। तो इस तरीके से वेतन में भत्ते भी शामिल हैं। अब हम बात करें कि किस टाइप के भत्ते जो हैं कर योग्य हैं, तो सभी के अपने अपने नियम हैं। जैसे महंगाई भत्ता हमेशा पूरा कर योग्य होता है। और भी होता है शिक्षा भत्ता, एजुकेशन अलाउंस, छात्रावास भत्ता होता है, हॉस्टल अलाउंस। तो इसका अर्थ है कि यह कर्मचारी को नगद रूप में मिल रहे हैं। तो कुछ अलाउंस, कुछ भत्ते ऐसे हैं जो पूरी तरीके से कर योग्य हैं, और कुछ में यदि हम बात करें मकान किराए भत्ते की, तो इसमें कैलकुलेशन होती है। ठीक है, यातायात भत्ता आपकी घर से कार्यालय तक जाने के लिए यातायात भत्ता कर मुक्त होता है, लेकिन उससे आगे के लिए दिया गया है तो टैक्सेबल है। वर्दी भत्ता जनरली जहां पर वर्दी चलती है, ड्रेस चलती है, उनको दिया जाता है। मनोरंजन भत्ता पूरी तरीके से कर योग्य है। तो ये होता है वेतन में शामिल भत्ते। अब हम बात करें अनुलाभ। अनुलाभ का अर्थ समझ में आ गया कि कंपनी या नियोक्ता के द्वारा कर्मचारी को प्रोवाइड मतलब दी जाने वाली सुविधाएं जो नगद रूप में नहीं होती हैं, या तो उस सुविधा का जो है मूल्य कंपनी के द्वारा चुकाया जाता है, या फिर उस कर्मचारी को उसके संबंध में वो सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। तो अनुलाभ में कौन कौन सी अनुलाभ आ जाएंगे? शिक्षा की सुविधा, ठीक है, फिर हो जाएगा आपका चिकित्सा सुविधा, फिर आ जाएंगे मोटर कार की सुविधा, मोटर कार सुविधा, फिर बिजली गैस पानी की सुविधा, सुविधा और अनुलाभ। इसके बाद आ जाएगा मकान या भवन की सुविधा, या भवन अनुलाभ बोलते हैं, इसकी सुविधा प्रोवाइड की जाएगी। छात्रावास की सुविधा, तो और भी प्रकार की सुविधाएं जो है इसमें हो सकती हैं। तो ये जो है किसी कंपनी के द्वारा कर्मचारी को प्रोवाइड दी जाने वाली सुविधाएं होती हैं। तो इस तरीके से जब आपको पहला क्वेश्चन आया हुआ है कि वेतन शीर्षक में कर योग्य आय कौन कौन सी है,
तो हमें जो है इन तीनों की मेन हेडिंग्स लिखनी है और इसके अंतर्गत इन तीनों को फिर अलग अलग डिस्क्राइब करना है। तो एक एक लाइन हमें जो है इनके संबंध में लिखनी है। अब हम इसमें सेकंड वाला पार्ट यदि बात करें, जो कि है कौन से मद अनुलाभ में जोड़े जाते हैं और कर योग्य हैं, मतलब वो इसके बारे में जानना चाह रहा है। और वो क्या जानना चाह रहा है कि कौन कौन से ऐसे अनुलाभ हैं जो सभी कर्मचारियों के लिए कर योग्य होते हैं। तो अब जो है ये मैंने कॉमनली बताया आपको। अब हम लिखेंगे कर योग्य अनुलाभ। हम जो है बी पार्ट समझ रहे हैं अब कि ऐसी कौन कौन सी सुविधाएं हैं जो सभी के लिए कर योग्य हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी सुविधाएं, पहले हम लिख लें इसमें मकान की सुविधा, ये जो है वो सभी के लिए कर योग्य है। दूसरा हम लिख लें यहाँ पर शिक्षा व्यय का भुगतान, शिक्षा व्यय का भुगतान यदि कंपनी के द्वारा कर्मचारी के बच्चे की फीस का भुगतान किया गया है तो वो टैक्सेबल है। इसके बाद है जीवन बीमा प्रीमियम का भुगतान किया गया है, जीवन बीमा प्रीमियम का भुगतान यदि कंपनी ने कर दिया है तो वो सभी के लिए कर योग्य है, टैक्स देना पड़ेगा कर्मचारी को। ऐसे ही व्यक्तिगत बिलों का भुगतान कर दिया है, व्यक्तिगत बिलों का यदि कंपनी ने भुगतान कर दिया है तो वो सभी के लिए टैक्सेबल है। चिकित्सा की सुविधा, यदि कंपनी ने मेडिकल बिलों का भुगतान कर दिया है तो उसके संबंध में थोड़े से नियम है, लेकिन जनरली जो है वो कर योग्य होती है। और हम बात कर लें इसमें, तो कर्मचारी के किसी दायित्व का भुगतान कर दिया कंपनी ने, मतलब वो दायित्व जो है कर्मचारी का व्यक्तिगत दायित्व था और उसका भुगतान यदि किसी कंपनी ने कर दिया तो वो जो है वो टैक्सेबल होता है। इसके बाद हम बात करें इसमें, तो घूमने के व्यय हम इधर लिख रहे हैं, अब करियो भ्रमण, घूमने गए हैं और उसका खर्चा कंपनी उठा रही है और उनकी पॉलिसी में नहीं है तो वो आ जाएगा। फिर उपहार, कंपनी ने यदि उपहार दिए हैं तो 5,000 रुपए तक के उपहार कर मुक्त हैं, बाकी के जो है वो टैक्सेबल होते हैं। फिर जो है बिना मूल्य के कोई सामान दे दिया, बहुत सारे हैं ये ऐसे बिना मूल्य के सामान, कंपनी जिस चीज का बिजनेस कर रही है और वो उसने अपने कर्मचारी को फ्री में दे दिया है तो वह भी कर योग्य है। ठीक है, ऐसी कम ब्याज दर पर ऋण दे दिया कंपनी ने तो वो भी टैक्सेबल है। तो स्टूडेंट्स, कर योग्य अनुलाभ में हमारे पास बहुत सारे पॉइंट है, लेकिन 9 मार्क्स का क्वेश्चन है तो हमारे लिए इतने सफिशिएंट है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का पहला वाला क्वेश्चन। अब जो है हम इसका और वाला क्वेश्चन देखते हैं कि और में हमसे क्या पूछा है। यस, अब आप यहाँ पर देखिए, और में हमसे पूछा है न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो पहले तो हम ये देख लें कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन किस टॉपिक का है और क्या पूछा हुआ है। तो देखिए, मिस्टर एक्स एक बड़े मकान के स्वामी हैं जिसका निर्माण कार्य मई 2010 में पूरा हुआ था। मकान के क्षेत्रफल का 50% भाग 3200 रुपए मासिक किराए पर रहने के लिए दे दिया गया। 2014-15 में यह भाग 1 माह के लिए खाली पड़ा रहा। मकान के क्षेत्रफल का 25% भाग मकान के स्वामी द्वारा अपने पेशे के लिए प्रयोग हो रहा है। क्षेत्रफल का 25% भाग उसके अपने निवास के लिए प्रयोग हो रहा है। मकान के संबंध में निम्न विवरण है। देखिए, मैं आपको इसको यहाँ समझाती हूँ कि आपका मकान है, ये आपका पूरा एक मकान हुआ। 50% भाग, इसका आधा कर लिया मैंने, ये किसके लिए बोल रहा है वो, कि वो उसने किराए पर उठाया, ठीक है, रेंट पर दिया। और 25% जो है वो बोल रहा है, क्या बोल रहा है, कि अपने बिजनेस के लिए यूज कर रहा है, ठीक है, व्यापार के लिए। और बाकी का 25% जो है वो खुद के रहने के लिए, इस तरीके से वो यूज कर रहा है। और मकान के संबंध में निम्न विवरण है। नगर पालिका मूल्यांकन दिया हुआ है, मानक किराया दिया हुआ है, नगर पालिका कर चुकाया, मरम्मत के लिए ऋण पर ब्याज,
कर निर्धारण वर्ष 2015-16 के लिए मिस्टर एक्स की मकान संपत्ति के अंतर्गत कर योग्य आय की गणना कीजिए। चलिए, तो हाउस प्रॉपर्टी में यहाँ पे आपको कंडीशन दी हुई है कि एक ही मकान है और उस मकान में जो है वह खुद भी रह रहा है, किराए से भी दे दिया आधा भाग और बिजनेस में भी यूज कर रहा है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को करते हैं। तो ये आपको कंडीशन समझ में आ गई। ये हमारा कंसेप्ट है 50% ये और ये 25% और 25%। और हमें जो गणना करनी है वो मकान संपत्ति के अंतर्गत, ठीक है, मकान संपत्ति से कर योग्य आय। बहुत सिंपल कंसेप्ट है इसका। सबसे पहली चीज, जो 25% अपने बिजनेस में उपयोग कर रहा है वो इस मकान संपत्ति की गणना में नहीं आता है, ठीक है। तो मतलब हमारा ये वाला हिस्सा हमको कैलकुलेट नहीं करना है। अब 50% और 25%, तो पहले मैं बताती हूं आपको किराए से दिए गए मकान का। तो पहले हम करेंगे 50% भाग किराए से दिया, ठीक है। तो किराए से दिए गए 50% भाग, तो जब भी कोई मकान किराए पर दिया जाता है तो उसका फॉर्मेट क्या है, सकल वार्षिक मूल्य, ठीक है, माइनस नगर पालिका कर, ये घटा देते हैं हम, तो आता है शुद्ध वार्षिक मूल्य। और इसमें से हम घटाते हैं, दो चीजें घटती हैं, मानक कटौती, स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो कि एक ऑब्जेक्टिव में भी आया था 30%, और दूसरी घटती है वो है ऋण पर ब्याज। कोई भी क्वेश्चन यदि आपको इसका आता है तो केवल ये चीजें हमें देखनी रहती हैं, बाकी क्वेश्चन जो है वो हमारा हो जाता है, ठीक है। चलिए, अब 50% भाग, तो सबसे पहले सकल वार्षिक मूल्य, तो मैंने आपको वार्षिक मूल्य भी समझाया था। अब इस क्वेश्चन में देखें कि हमें मकान के कितने मूल्य दिए हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमको नगर पालिका मूल्यांकन दिया हुआ है एक तो, और मानक किराया दिया है, और हमें जो है प्राप्त किराया दिया हुआ है 3200 रुपए मासिक। 3 मूल्य दिए हुए हैं और मानक किराया दिया है। तो ये कंसेप्ट हम पिछले क्वेश्चंस में पढ़ चुके हैं, शॉर्ट आंसर में हमें आया था वार्षिक मूल्य। तो क्या था हमारा, जब मानक किराया दिया हो तो क्या करते हैं, नगर पालिका मूल्यांकन या उचित किराया या प्राप्त किराया, ठीक है। तो नगर पालिका मूल्यांकन हमें 75,000 रुपए दिया है। ध्यान देना, उसने मकान केवल आधा जो है वो किराए से दिया है, तो हम जो गणना करेंगे वो भी क्या करेंगे, हाफ, ठीक है। तो नगर पालिका मूल्यांकन हमें कितना दिया है, 75,000, हम इसका हाफ ले लेंगे तो कितना आएगा, 37,500। उचित किराया हमको नहीं दिया है, प्राप्त किराया तो आधे हिस्से का ही है, तो 3200 गुणित 12, तो ये कितना आ जाएगा, 38,400, ठीक है। ये इन दोनों में जो अधिक हो, तो अधिक क्या है हमारा, 38,400। और सेकेंड स्टेप क्या होती है, प्राप्त किराया या मानक किराया। तो हमारा प्राप्त किराया कितना है, ये लिखा हुआ है हमने 38,400, और मानक किराया कितना दिया है हमको, 90,000, ये पूरे मकान का है। इसको भी हम क्या कर लेंगे, आधा कर लेंगे। इन दोनों में जो अधिक हो, तो इन दोनों में अधिक क्या हुआ हमारा, 45,000 रुपए, ठीक है। और अगली स्टेप क्या रहती है, वार्षिक मूल्य कौन सा कहलाता है, इन दोनों में जो कम हो, दोनों आंसर में जो है, तो कम क्या है हमारा, 38,400, ठीक है। अब यहाँ पे ये दिया हुआ है कि मकान 1 माह के लिए खाली रहा। ये भी हमने समझा था कि यदि मकान खाली रहता है तो हमें इस तरीके से नियम लगा के हमारा वार्षिक मूल्य निकालना है,
और जितने माह मकान खाली रहा है उतनी वैल्यू को माइनस कर देना है। तो मकान 1 माह खाली रहा, 1 माह का किराया कितना है? 3200 रुपए। तो हम इसको घटा देंगे तो ये आएगा हमारा 35,200 रुपए। क्या आ जाएगा? सकल वार्षिक मूल्य। क्लियर? ये चीज हम डिटेल में समझ चुके हैं शॉर्ट आंसर में। अब बात करें नगर पालिका कर की, तो नगर पालिका कर हमें 12,000 रुपए दिया है। हम इसका कितना लेंगे? आधा। पूरे मकान का नगर पालिका कर किराए से दिए वाले में ये फॉर्मेट चलता है, तो हम आधा ही लेंगे, 6,000 रुपए। ठीक है, इसको हम घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा? 200 और ये 29,200। ठीक है, इसके बाद इसमें से 2 कटौतियां घटती हैं। पहली है 30%, तो किसका? शुद्ध वार्षिक मूल्य का 30% निकाल लेंगे हम। और दूसरी घटती है हमारी ऋण पर ब्याज। तो ऋण पर ब्याज हमको दिया हुआ है 28,000 रुपए है, तो हमें ध्यान रखना है कि 28,000 पूरे मकान की है। और अभी हम बात कर रहे हैं आधे हिस्से की, तो आधा हिस्सा हमारा कितना होगा? 28,000 का 1/2, 14,000 रुपए। ठीक है, ऋण पर ब्याज के संबंध में एक और बात ध्यान रखना कि ऋण जो लिया गया है, ये ब्याज की कटौती तभी मिलती है जब ऋण का उपयोग मकान में ही किया गया हो। यदि यहाँ पर कहीं लिखा रहता कि ऋण लिया गया और उसका उपयोग शादी में या जन्मदिन के समय पर कर लिया गया है, तो ये 14,000 रुपए हम नहीं घटाते। ठीक है, चलिए 29,200 का 30% जो है हम यहाँ पे निकाल लेंगे, तो वो आएगा हमारा 8,760 रुपए। ठीक है, इन दोनों को जो है हम टोटल करके यहाँ पे घटा देंगे, तो 14 और 6 20 और 2 22, 22,760 रुपए। इसको हम घटा लेंगे तो 0 4 4 और ये हो जाएगा 6। तो ये हमारी किससे कर योग्य आई? किराए पर जो दिया गया है। ये चीज समझ में आई? अब जो है हमारा 25% भाग क्या हो रहा था? स्वयं के उपयोग के लिए, उसको देख लेते हैं। तो ध्यान देना, 25% स्वयं के उपयोग हेतु। इसमें क्या नियम है? बहुत सिंपल नियम है कि इसका सकल वार्षिक मूल्य हमेशा 0 होता है, टेंशन ही नहीं, 0। और एक बहुत अच्छी बात है कि स्वयं के रहने के लिए इनकम टैक्स में 2 मकान फ्री रखे गए हैं, उनका वैल्यूएशन ऐसा ही होगा 0, और उसमें से केवल घटेगी ऋण पर ब्याज। तो ऋण पर ब्याज हमारा पूरे मकान का 28,000 रुपए है, लेकिन हम यहाँ पर केवल 25% की बात कर रहे हैं, तो हम इसका 25% निकालेंगे, तो इसका 25% कितना हो जाएगा? 7,000। तो ये जो है हमारा आएगा 7,000 माइनस में। ये हमारी सेल्फ यूज की। और 25% हमारा व्यापार में उपयोग में हो रहा था, तो व्यापार के उपयोग वाला जो है मकान संपत्ति की गणना में नहीं आता है, उसको हम स्किप करेंगे। तो हमारी शुद्ध आय कितनी हो जाएगी? हमारी जो है 6,440 जो है वो किससे इनकम हुई? किराए से देने वाले से, और माइनस 7,000 हमारी हुई सेल्फ यूज की, स्वयं के उपयोग की। तो हमारी इनकम जो है एक्चुअल में आएगी 560 रुपए मकान संपत्ति से हानि। तो यदि आपको किराए पे दी गई मकान संपत्ति का मूल्यांकन आता है या स्वयं के उपयोग का मूल्यांकन आता है, तो आप इस तरीके से फॉर्मेट के हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, जो कि हमें दिया हुआ है कि एक व्यापार के कर योग्य लाभों की गणना करने में कौन कौन से व्यय स्वीकृत है, तथा यह भी बताइए कि वे कौन कौन से व्यय और हानियां हैं जो अस्वीकृत है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए हमें क्या पूछ रहे हैं कि व्यापार के स्वीकृत व्यय और अस्वीकृत व्यय, मतलब हमको ऐसे व्ययों की लिस्ट, एक्सपेंडिचर की लिस्ट बनानी है जो कि व्यवसाय से संबंधित हैं, बिजनेस में होते हैं। तो आप सोचिए कि आपका बिजनेस है और आप कौन कौन से एक्सपेंडिचर करते हैं। तो माल का क्रय विक्रय करेंगे, माल खरीदेंगे भी बेचेंगे,
तो उससे संबंधित व्यय जो है वो स्वीकृत व्यय होंगे। आप अपने कर्मचारियों को वेतन व मजदूरी भी देंगे, तो ये भी क्या हो गए, आपके व्यवसाय से संबंधित हो गए। तीसरा जो है, आप और कौन कौन से खर्चे, तो आपको इसमें यह सोचना है कि आपके व्यवसाय में कौन कौन से व्यय हो सकते हैं। तो हम यहाँ देखें, टेलीफोन एक्सपेंसेस, टेलीफोन यदि बिजनेस में लगा है तो। चौथा हम देखें यात्रा व्यय, ट्रैवलिंग करते हैं आप बिजनेस के लिए, माल खरीदने जो है आप कहीं जाते हैं, तो उससे संबंधित व्यय आपके इसमें आ जाएंगे। एजेंट को कमीशन, आप यदि कोई एजेंट आपने रख रखा है उसको यदि कमीशन देते हैं तो वो इसमें आ जाएगी। क्षतिपूर्ति, कभी कभी बिजनेस में लॉस हो जाता है तो उसकी आपको कंपनसेशन देनी रहती है, क्षतिपूर्ति रहती है, तो वो भी बिजनेस से संबंधित हो जाएगा। कानूनी व्यय, लीगल एक्सपेंसेस बहुत सारे रहते हैं, तो वो यदि बिजनेस से संबंधित है तो आपके इस तरीके से आप व्यवसाय से संबंधित व्ययों की लिस्ट बना लीजिए। चूंकि क्वेश्चन हमारा यहाँ 9 मार्क्स का है तो आपको इन पे डिटेलिंग भी देनी होगी, और लिस्ट जो है आप अपने हिसाब से इसमें, और जैसे डूबत ऋण, ये भी बिजनेस में होने वाली हानि है, ठीक है। मैं बोलूं जीएसटी, वस्तु और सेवा कर, ये भी बिजनेस में ही दिया जाता है, ठीक है, जो टैक्स विक्रय पर चुकाया जाता है। तो ऐसी नंबर ऑफ लिस्ट आप बना सकते हैं। ऐसे ही हमको लिस्ट बनानी है कि व्यवसाय से जो संबंधित नहीं है। अब व्यवसाय से संबंधित नहीं है मतलब ऐसे खर्च जो व्यक्तिगत है, ऐसे अस्वीकृत व्यय जो है उनकी लिस्ट बनानी है। तो कौन कौन से हो सकते हैं? पहला तो व्यक्तिगत व्यय, पर्सनल एक्सपेंसेस। अब जैसे यात्रा व्यय, यात्रा व्यय यदि आपने बिजनेस के लिए किया है तो वो स्वीकृत हो जाएगा, और यात्रा व्यय आपने व्यक्तिगत किया है तो वो अस्वीकृत हो जाएगा, ठीक है। स्वयं की पूंजी पर ब्याज, स्वयं की पूंजी पर ब्याज, ये भी अस्वीकृत होता है। चौथा, रिश्तेदारों को अनुचित भुगतान, रिश्तेदारों को अनुचित भुगतान, ये भी अस्वीकृत होता है, ठीक है। दान, उपहार, चंदा, यदि आपने कहीं दान दिया है, किसी मंदिर में दान दिया है, किसी पॉलिटिकल पार्टी को दान दिया है, कोई उपहार दिया है अपने किसी रिलेटिव को, तो ये सारे क्या होते हैं? अस्वीकृत होते हैं, बिजनेस से संबंधित नहीं माने जाते हैं। फिर ऐसे ही साझेदारों को अतिरिक्त भुगतान, साझेदारों को अतिरिक्त भुगतान नियमानुसार है, उसके अगेंस्ट में आपने भुगतान किया है। फिर पूंजीगत व्यय, पूंजीगत व्यय मतलब आपने कोई संपत्ति खरीदी है तो उस पर डेप्रिसिएशन, मरम्मत व्यय जो है वो स्वीकृत होते हैं, लेकिन कोई संपत्ति खरीदने का खर्च जो है वह अस्वीकृत होता है। तो यदि आपको ये क्वेश्चन आता है तो इस तरीके से ये आपको हेडिंग्स मैंने बताई है, इसकी डिटेलिंग आपको एक्सप्लेन करनी है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है जिसमें आपको स्वीकृत और अस्वीकृत व्यय लिखने हैं। चलिए, इसी के और में हमें एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, वो कौन सा दिया है हम वो देख ले। तो इसके और में हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए दिख रहा है आप लोगों को, ये 1/8/1977 को श्री भंडारी ने एक प्लॉट 40,000 रुपए में खरीदा। 1/4/1981 को इसका बाजार मूल्य 80,000 रुपए था। 3/8/2014 को श्री भंडारी ने प्लॉट 15 लाख रुपए में बेच दिया तथा दलाली वगैरह विक्रय मूल्य के 2% के बराबर दी गई। प्राप्त प्रतिफल में से उसने 7,35,000 रुपए का एक आवासीय मकान के निर्माण पर व्यय किया, जो 30/6/2015 के पूर्व बनकर तैयार हो गया था। यह मानते हुए कि भंडारी के पास अन्य कोई रहने का मकान नहीं है, कर निर्धारण वर्ष 2015-16 के लिए कर योग्य पूंजी लाभ की राशि निकालिए, और लागत स्फीति सूचकांक जो है आपका 81-82 का 100 है, और 2014-15 का 1024 है। हम ये क्वेश्चन को जो है, हमें चूंकि ये प्रीवियस ईयर का पेपर है तो हम इसे 21-22 में मानते हुए करेंगे, तो हम सूचकांक भी जो लेंगे, इंडेक्स भी लेंगे, हम 21-22 में ही लेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है आपको पढ़कर समझ में आया क्या किस टॉपिक का है?
देखिए यहाँ पर उसने क्या बेचा है, प्लॉट बेचा है। तो यदि कोई स्थायी संपत्ति बेची जाती है तो वो कौन से शीर्षक में आता है, उस पर होने वाला लाभ कैपिटल गेन, पूंजी लाभ। तो ये सवाल जो है हमारा पूंजी लाभ का है। तो यदि आपको कोई ऐसा सवाल आता है तो मैं आपको फॉर्मेट बताती हूँ, आपको बस अमाउंट पुटअप करनी है। क्या फॉर्मेट होता है, सबसे पहले आप ले लीजिए ढूंढकर संपत्ति का विक्रय मूल्य। पूंजी लाभ का कोई भी सवाल आपको आता है तो आप विक्रय मूल्य ले लीजिए, इसमें से विक्रय व्यय आप घटा दीजिए। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका शुद्ध विक्रय प्रतिफल, नेट सेलिंग प्राइस। देन इसमें से हम घटाएंगे सूचकांक लागत, इंडेक्स कॉस्ट, इसका भी फॉर्मूला फिक्स है, संपत्ति की लागत कितने में खरीदी थी, ठीक है, इनटू में, चूंकि हम 21-22 की बात कर रहे हैं, हम जो भी कैलकुलेशन करेंगे आपको क्वेश्चन एग्जाम में यदि अभी रिसेंटली आता है तो उसका इंडेक्स आपको 301 रखना है, और अपॉन में आपको रखना है जिस ईयर की आप लागत ले रहे हैं उसका सूचकांक। ठीक है, तो खरीदने वाले वर्ष का सूचकांक जो कि क्वेश्चन में गिवन रहेगा, वर्ष का सूचकांक। ये फॉर्मेट आप याद कर लीजिए, किसी भी क्वेश्चन में कोई सा भी क्वेश्चन आता है आप इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर सही आएगा। और ये हो जाएगा आपका क्या, दीर्घकालीन पूंजी लाभ। चलिए अब हम इसको सॉल्व करें। तो अब आप मुझे इस क्वेश्चन को पढ़कर बताइए कि हमारा विक्रय मूल्य कितना है, वही ध्यान दीजिए, हमको पहली चीज चाहिए विक्रय मूल्य। तो देखिए बेच दिया, विक्रय मूल्य मतलब कितने में बेचा। तो देखिए थर्ड वाली लाइन में हमको दिया हुआ है कि श्री भंडारी ने यह प्लॉट 15 लाख रुपए में बेच दिया। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर 15 लाख रुपए मैंने विक्रय मूल्य पुटअप कर लिया। ठीक है, अब मुझे क्या देखना है, विक्रय व्यय। हमें फॉर्मेट के हिसाब से जानकारी ढूंढ ली है, तो उसी के जस्ट बाद दिया है कि दलाली वगैरह विक्रय के 2% के बराबर दी गई। तो 15 लाख का 2% कितना हो जाएगा, 1% 15,000 है, तो 2% हो जाएगा 30,000। अब यहाँ पर मैंने इसे घटा लिया तो ये क्या हो जाएगा, 14,70,000। क्लियर। अब हमें सूचकांक लागत निकालनी है, इसके लिए हमको चाहिए संपत्ति कितने में खरीदी थी। तो यहाँ ध्यान देना पहली वाली लाइन में कि संपत्ति उसने कितने में खरीदी थी। 1/4/1977 को श्री भंडारी ने 40,000 रुपए में खरीदा था और 1/4/81 को उसका बाजार मूल्य 80,000 रुपए था। तो ध्यान देना जब आपको 81 के पहले का मूल्य दिया हो तो हमें 77 की प्राइस दी हुई है, इधर समझ लेते हैं हम कि 77 में उसने खरीदा था कितने में, 40,000 रुपए में, और 81 की प्राइस दी है हमें 80,000 रुपए। तो यदि 1981 के पहले कोई संपत्ति खरीदी है तो हमें हमेशा 1981 की वैल्यू लेनी है, ये नियम है। तो हम यहाँ पे कितना ले लेंगे, 80,000 रुपए। ठीक है, और इंडेक्स हमारा 301 हमारे 21-22 के लिए फिक्स है, और अपॉन में 81 का सूचकांक इंडेक्स आपको सबसे नीचे दिया हुआ है, लास्ट वाली लाइन में ये दिया हुआ है, और आपको क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो उसमें भी दिया रहेगा। ठीक है, तो ये हमने ले लिया, इसको हम सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा 2080 2,40,800 जो है हमारा क्या आ जाएगा, सूचकांक लागत। ये चीज क्लियर। अब हम इसको घटा लेंगे तो 002 ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 6 8 और ये हो जाएगा, नहीं जस्ट मिनट, ये हो जाएगा 9, यस 12,29,200 ये हमारा क्या आ जाएगा, दीर्घकालीन पूंजी लाभ। अब इसके बाद जो है हमें देखना है कि यदि आपको लिखा हो कि उसने कोई नई संपत्ति खरीदी
तो यहाँ पर एक लाइन देना कि प्राप्त प्रतिफल में से उसने 7,35,000 रुपए का एक मकान खरीद लिया। ध्यान देना, यहां तक आपका फॉर्मेट फिक्स रहेगा। अब उसने क्या खरीदा है? मकान। और बेचा क्या था? प्लॉट। प्लॉट बेचा था और खरीदा क्या है उसने? मकान। तो उसे कौन सी डिडक्शन मिलेगी? 54F। मैंने आपको समझाई है, थ्योरी में हमें एक्सप्लेन करने के लिए आई थी शॉर्ट आंसर में कि 54F क्या होती है। यदि उसने मकान बेचा होता और मकान ही खरीदा होता तो हम उसको कौन सी डिडक्शन देते? 54। यदि उसने एग्रीकल्चर लैंड बेची होती और एग्रीकल्चर लैंड खरीदी होती तो हम उसको देते 54B की डिडक्शन। लेकिन यहाँ पर उसने प्लॉट बेचा है, ये जो संपत्ति है वो प्लॉट है और खरीदा जो है वो घर है, तो उसे यहाँ पर कौन सी डिडक्शन मिलेगी? 54F। क्लियर? ठीक है, प्लॉट बेचकर उसने यहाँ पे मकान खरीदा है तो उसे मिलेगी 54F की डिडक्शन। अब 54F में जो है उसने मकान कितने में खरीदा? 7,35,000 रुपए में। ठीक है, हमको इसकी तुलना करनी है शुद्ध विक्रय प्रतिफल से। कम है तो हमें क्या लगाना है? फॉर्मूला। मैंने इसकी थ्योरी आपको समझाई हुई है, आप जस्ट उसको रिकॉल कर लीजिए, देख लीजिए। तो 7,35,000 रुपए इसका फॉर्मूला है नए मकान की लागत गुणित हमारा दीर्घकालीन पूंजी लाभ और अपॉन में हमारा आएगा शुद्ध विक्रय प्रतिफल। ठीक है, ये फॉर्मूला है हमारा 54F का जब आपकी संपत्ति की लागत शुद्ध विक्रय प्रतिफल से कम होती है। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमारा आ जाएगा, जब आप इस फॉर्मूले को सॉल्व करेंगे तो 6,14,600। ये हमारी 54F की डिडक्शन दी हमने, इसको घटा लेंगे तो इस राशि का 0, 0, 6, 4, 1 और 6, 6,14,600 जो है हमारा क्या होगा? कर योग्य पूंजी लाभ। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका किया जाएगा। तो कोई भी संपत्ति का आपको यदि पूंजी लाभ का आता है तो आपको इस तरीके से सवाल को हल करना है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। यस, क्वेश्चन नंबर 10 हमें दिया हुआ है कि हानियों की पूर्ति एवं उन्हें आगे ले जाने का वर्णन कीजिए। डिस्कस अबाउट सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। तो ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मैंने जब ये शॉर्ट आंसर में आपको ये वाला क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 5 आया था कि कुल आय की गणना में हानियों की पूर्ति से संबंधित प्रावधान बताइए, तो मैंने आपको आगे ले जाने के नियम और हानियों की पूर्ति दोनों के नियम उस समय समझा दिए थे। तो इस क्वेश्चन को हम रिवाइज नहीं कर रहे हैं, आप लोग उसको वहां से समझ लीजिएगा। और अब हम इसके डायरेक्ट और वाले क्वेश्चन पे आ रहे हैं। और वाला क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है कि सुरेश की वेतन से आय 3 लाख रुपए है, उसने धारा 80C के अंतर्गत 60,000 रुपए जमा कराए तथा भारतीय जीवन बीमा निगम के पेंशन फंड में 20,000 रुपए जमा कराए। उसने अपने रहने के मकान का 5,000 रुपए मासिक किराया दिया, उसे मकान किराया भत्ता नहीं मिलता है। कर निर्धारण वर्ष 2015-16 के लिए उसकी कुल आय की गणना कीजिए। ये क्वेश्चन हमें आया है टोटल इनकम का, कुल आय की गणना। तो कुल आय की गणना के लिए सबसे पहले हम करेंगे सकल कुल आय की गणना। तो सकल कुल आय कैसे निकालते हैं? आय के पांचों शीर्षक को यदि जोड़ दिया जाए तो वो होती है सकल कुल आय। उसमें से धारा 80 की कटौतियां घटा दी जाए तो वो होती है हमारी कुल आय। ठीक है, तो हम यहाँ पे फॉर्मेट क्या लिखेंगे? हम कुल आय की गणना। ठीक है, ये विवरण राशि कॉलम के नेम रहेंगे हमारे। हमें आय कौन कौन सी दी है? तो आय के नाम पे हमें वेतन से आय दी हुई है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे वेतन से आय कितनी दी हुई है हमें। ये दो कॉलम बना लेते हैं, 3 लाख रुपए। ठीक है,
इसके अलावा मकान संपत्ति से आय हमें दी है क्या? नहीं दी है, निल है। केवल हमें यहाँ पे इनकम के नाम से जो है 3 लाख रुपए दिए हैं और बाकी उन्होंने सब जमा कराए हैं या खर्च किया है। तो हमारी इनकम कौन सी है? केवल एक ही हेड से है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ हेड से इनकम हमारी निल है। तो ये हमारी अब वेतन से आय जो है दिया है, तो ध्यान देना है इसमें हमेशा क्या मिलती है? मानक कटौती। इसके पहले क्वेश्चन क्या था, उसमें भी हमने घटाई थी। कुछ नहीं भी दिया है तो वेतन में से आपको हमेशा मानक कटौती माइनस करनी है, 2,50,000 रुपए। ठीक है, और बाकी कोई हेड हमारे पास है नहीं, ना व्यापार है ना कुछ है। हम इसका टोटल कर लेंगे तो हमारी क्या आ जाएगी? ये क्रॉस टोटल इनकम, सकल कुल आय। देन इसमें से घटाई जाती हैं धारा 80 की कटौतियां। ठीक है, 80 सी से 80 यू तक की। तो जिस क्वेश्चन में जैसी दी हो, तो यहाँ पर उसने 80 सी के अंतर्गत 60,000 रुपए जमा कराए और पेंशन फंड में 20,000 दिए। तो पहली हमारी हो जाएगी 80 सी की, दोनों का टोटल 60,000 प्लस 20,000, ये 80 सी हो गई, 80,000 रुपए। और दूसरी डिडक्शन उसे मिलेगी 80 जीजी। ये कैसे पता लगा मुझे कि कौन सी मिलेगी? तो ये जो डिडक्शन से आपको याद करनी रहेगी, हर डिडक्शन का जो है एक क्राइटेरिया होता है। जैसे 80 जी बोलूं मैं, तो वो दान के संबंध में होती है। 80 डी हमने पढ़ी थी चिकित्सा बीमा प्रीमियम के संबंध में। तो हर डिडक्शन की अपनी क्राइटेरिया है। तो यहाँ पर उसको मिलेगी 80 जीजी। ये कब मिलती है? जब किसी करदाता के पास मकान नहीं होता है और उसे मकान किराया भत्ता भी नहीं मिलता है और वह मकान का किराया चुका रहा होता है। तो ये दोनों कंडीशन यहाँ पे फुल हो रही है। तो 80 जी जो होती है किराए का भुगतान के संबंध में। ठीक है, और ये कब मिलेगी उसको? यदि उसे मकान किराया भत्ता नहीं मिल रहा है। तो 80 जी का नियम क्या है वो हम समझ लें। ऐसे सीधे सीधे नहीं घटा देंगे हम, उसका कैलकुलेशन होगा। पहला है आपका कि आय का 25%, समायोजित आय का 25%। तो देखिए उसकी कुल आय कितनी हो गई? सकल कुल आय 2,50,000। ठीक है, 2,50,000 में से 80,000 हम घटा दें तो ये हो जाएगा 1,70,000। 1,70,000 का 25% हम लेंगे तो ये आएगा 42,500। दूसरा पॉइंट होता है देय किराया या आय का 10%। ये दूसरा पॉइंट है। तो देय किराया, वो किराया कितना चुका रहे हैं? 5,000 रुपए मासिक। तो 12 महीने का हम लेंगे 60,000 और आय का 10% मतलब 1,70,000 का 10% मतलब 17,000 रुपए। तो सेकंड पॉइंट आ जाएगा हमारा कितना? 43,000 रुपए। ठीक है, और तीसरा पॉइंट होता है देय किराया, पेड रेंट। कितना किराया पे कर रहे हैं वो? 60,000 रुपए 12 महीने का। इन तीनों में जो राशि कम होती है उसकी छूट मिलती है। तो तीनों में कम कौन सी है हमारी? 42,500। तो यहाँ 80 जी के अंतर्गत हमको छूट मिलेगी 42,500। ठीक है, इन दोनों को हम जोड़ के घटा देंगे 1,22,500। तो उसकी कुल आय कितनी हो जाएगी? हम घटा लेते हैं 0,0572। 1,27,500 जो है उसकी कुल आय होगी जिस पर टैक्स की गणना की जाएगी। ठीक है, चलिए अब जो है हमारे इसका लास्ट क्वेश्चन है जो कि थ्योरी क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको हम देख लेते हैं। क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 11 हमें कि पुनः कर निर्धारण से आप क्या समझते हैं। देखिए, पुनः कर निर्धारण से आप क्या समझते हैं, यह किन परिस्थितियों में किया जाता है। अब हमें जो है बताना है कि असेसमेंट। ठीक है, तो कर निर्धारण कितने प्रकार के होते हैं वो भी मैं आपको एक शॉर्ट में बता देती हूँ।
क्योंकि इसमें 5 क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। इन शॉर्ट में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। तो कर निर्धारण जो है, कर निर्धारण के प्रकार, कितने तरीके से कर निर्धारण हो सकता है। तो पहला जो कर निर्धारण होता है स्वयं, खुद के आधार पे खुद ही करते हैं। दूसरा होता है संक्षिप्त। तीसरा होता है आपका स्वयं कर निर्धारण, सबूतों के आधार पर स्वयं कर निर्धारण, सबूतों के आधार पर। चौथा होता है आपका सर्वोत्तम कर निर्धारण। और पांचवा होता है पुनः कर निर्धारण। तो हमसे अभी क्वेश्चन में यही वाला पूछा गया है, लेकिन मैं इन शॉर्ट आपको यह भी बता देती हूँ स्वयं कर निर्धारण क्या होता है। तो यदि करदाता की गत वर्ष की आय कर योग्य सीमा से अधिक है, तो उस करदाता के द्वारा अपना खुद का असेसमेंट कर आयकर विवरणी जमा कर दी जाती है। तो उसे कहते हैं हम स्वयं कर निर्धारण। संक्षिप्त कर निर्धारण क्या होता है कि जब करदाता द्वारा प्रस्तुत किए गए विवरण में कर अधिकारी को, जो कर निर्धारण अधिकारी है, उसको कुछ संदेह होता है, तो वह करदाता को बुलाए बिना क्या करता है, आयकर विवरणी कर का निर्धारण कर देता है। तो उसे कहते हैं संक्षिप्त कर निर्धारण, और इसमें करदाता स्वयं करता है। ठीक है। सबूतों के आधार पर कर निर्धारण, इसमें होता है कि करदाता के द्वारा जमा की गई रिटर्न, मतलब आयकर विवरणी में से रैंडमली कुछ निकाल ली जाती है। इनकम टैक्स रिटर्न जो भरे गए हैं करदाता के द्वारा, जैसे हम बात करें कि इंदौर शहर में 100 करदाता है जिन्होंने अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरा है, तो रैंडमली मतलब उन 100 में से कोई 5 को निकाल लिया जाएगा और उनकी सबूतों के आधार पर पूरी चेकिंग की जाएगी। उनका कर निर्धारण, उनके पूरे डॉक्यूमेंट जो उनने लगाए हैं उसके आधार पर जब किया जाएगा तो उसको कहा जाएगा सबूतों के आधार पर कर निर्धारण। सर्वोत्तम कर निर्धारण, सर्वोत्तम कर निर्धारण है कि यदि किसी करदाता के द्वारा, जबकि वह कर योग्य सीमा में है, उसके द्वारा आयकर विवरण इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा गया है, तो कर निर्धारण अधिकारी उस करदाता के ऊपर अपने जजमेंट के हिसाब से, सर्वोत्तम कर निर्धारण मतलब बेस्ट जजमेंट के हिसाब से कि सबसे सुटेबल उसका असेसमेंट ऐसा होना चाहिए, वो सोचते हुए उस पे जब कर का दायित्व लगा देता है तो उसे बोलते हैं सर्वोत्तम कर निर्धारण। ये मैंने इसलिए समझाया क्योंकि आपको या तो ये क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि कर निर्धारण के प्रकारों को समझाइए, या आपको आ सकता है कि स्वयं कर निर्धारण क्या होता है, ऐसा इसका सिंगल क्वेश्चन बन सकता है, इसका सिंगल क्वेश्चन बन सकता है, इसका भी सिंगल क्वेश्चन बनता है, और ये भी बहुत आईएमपी है। हमें यहाँ पर पूछा गया है पुनः कर निर्धारण। देखिए नाम से ही आप इसकी पूरी डिटेलिंग समझ सकते हैं। पुनः कर निर्धारण, पुनः मतलब फिर से, तो जिस व्यक्ति के ऊपर एक बार असेसमेंट हो चुका है, कर लगाया जा चुका है, उस पर फिर से कर लगाना। तो कब आप ये काम करेंगे, कब कर निर्धारण अधिकारी ये काम करता है, जब कोई आय छूट गई हो। ठीक है, कोई आय करदाता के द्वारा छूट गई हो, जब कोई व्यय गलत घटा दिया हो, जब कोई आय ज्यादा दिखा दी हो। ठीक है, जब कोई व्यय ज्यादा घटा दिया गया हो, तब ऐसी कोई भी कंडीशन में जब कर निर्धारण अधिकारी को संदेह हो कि उस करदाता के द्वारा जो असेसमेंट किया गया है वो गलत है, उसमें गलत बिल लगाए गए हैं, उसमें कम अमाउंट लिखी गई है, उसमें ज्यादा अमाउंट लिख दी गई है, आय की ज्यादा राशि लिख दी गई है, व्यय ज्यादा घटा दिए गए हैं, व्यय कम घटाए गए हैं,
या कोई आय कर लगने से छूट गई है, तो इन सभी कंडीशन में कर निर्धारण अधिकारी के द्वारा रीअसेसमेंट किया जाता है। आया समझ में आपको? तो इस तरीके से आपको इसके पॉइंट बनाकर लिखना है। बेसिक मीनिंग समझ में आ गया आपको? ठीक है, चलिए अब इसके हम और में क्वेश्चन देखते हैं कि हमें क्या दिया हुआ है। तो इसके और में हमें क्वेश्चन दिया है, लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का, ये भी बहुत आईएमपी क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है कि कर के अग्रिम भुगतान से आप क्या समझते हैं? ये देखिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स, इसके संबंध में आयकर अधिनियम के प्रमुख आयोजनों की व्याख्या कीजिए। एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स, इसका एक दूसरा नाम मैं बताती हूँ, कभी कभी क्वेश्चन इस नाम से भी आता है, जैसे जैसा कमाओ वैसा चुकाओ की अवधारणा को एक्सप्लेन करो, वैसा चुकाओ। ये क्वेश्चन ऐसा भी बनता है, बहुत आईएमपी क्वेश्चन है। तो कर के अग्रिम भुगतान के बारे में हमको समझाना है। तो आयकर जो है एक अप्रत्यक्ष कर है जो कि केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है, और इसमें यह नियम है कि जैसे जैसे आप इनकम कमाते जाएं वैसे वैसे कर चुकाते जाएं। तो कब जो है किसी करदाता को कर का अग्रिम भुगतान करना होता है? कर का अग्रिम भुगतान, ठीक है, या मैं बता रही हूं आपको, यदि ये वाला क्वेश्चन भी लिख के आया कि जैसा कमाओ वैसे, जैसे कमाओ या जैसा कमाओ वैसा चुकाओ की अवधारणा को एक्सप्लेन करो या नियम बताओ, दोनों के आंसर सेम है। कर का अग्रिम भुगतान, पहला हमको पॉइंट वाइज ही एक्सप्लेन करना है, तो हमें समझने में और आंसरिंग में भी बहुत अच्छा रहता है। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा पात्र व्यक्ति, एलिजिबल पर्सन कौन है? कर का अग्रिम भुगतान कौन करेगा? जिस करदाता की गत वर्ष का कर, चालू वर्ष का कर 10,000 रुपए से अधिक हो, ठीक है, तो वह व्यक्ति अग्रिम कर का भुगतान करेगा। क्लियर? मतलब जिस व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि इस साल उसकी इनकम इतनी जाएगी कि उस पर 10,000 रुपए का कर उसका बन सकता है, तो उस व्यक्ति को जैसे जैसे वो इनकम अर्न करता जा रहा है वैसे वैसे उसे अपनी इनकम कर का भुगतान करते जाना है। ठीक है, गणना कैसे करेगा? अग्रिम कर की गणना, अग्रिम कर की गणना, तो जैसे हम टैक्स की कैलकुलेशन करते हैं, कैसे करते हैं? हम पहले हमारी पांचों शीर्षकों की आय लिख लें, तो ये हमारी क्या हो जाती है? सकल कुल आय। इसमें से हम धारा 80 की कटौतियां घटा दें तो ये हमारी हो जाती है कुल आय, और इस पर फिर हम इनकम टैक्स की जो हमारे स्लैब है, दर की, कर की दरें हैं, जो कि यदि मैं एक सामान्य व्यक्ति की आपको बताऊं तो उसका क्या है? प्रथम 2,50,000 शून्य, अगले 2.5 लाख रुपए पर 5%, अगले 5 लाख रुपए पर 10%, और शेष पर है हमारा 20%। इस तरीके से सामान्य व्यक्ति है तो उस पर कर का चार्ज किया जाता है। उसके बाद उस पर लगाया जाता है अधिभार, सरचार्ज। नहीं, इसके पहले हम समझ लें कि यदि उसकी आय में दीर्घकालीन पूंजी लाभ शामिल हो, LTCG, तो उस पे लगाया जाता है 20%, इन पे अलग से चार्ज होगा। और इसके बाद जो है, यदि हम बात करें घुड़दौड़ या लॉटरी, घुड़दौड़ या लॉटरी की हम बात करें तो इस पर लगाया जाता है 30%। तो इस तरीके से एडजस्टमेंट, ये 5 लाख रुपए पर आएगा 20% और शेष पर 30%, करेक्ट कर लेते हैं। तो इस तरीके से पूरे टैक्स, पूरी इनकम पर टैक्स लगाने के बाद इस पर लगाया जाता है अधिभार, सरचार्ज।
सरचार्ज के नियम भी अलग अलग है कि यदि आपकी इनकम 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक है तो हमें सरचार्ज जो है वो 10% लगाना है। 1 करोड़ से 2 करोड़ रुपए तक है तो हमें 15% लगाना है, और उससे ज्यादा है तो हमें 20% सरचार्ज लगाना है। तो ये सरचार्ज हो जाएगा। इसके बाद इसमें जोड़ा जाता है शिक्षा उपकर। ऑब्जेक्टिव था हमारा एक, कितना परसेंट है वो? 4%। तो शिक्षा उपकर जो है उस पर लगाया जाएगा, और उसके बाद जो राशि आएगी वो हमारी क्या होगी? अग्रिम कर के भुगतान की। ठीक है, तो हम देख रहे थे अग्रिम कर की गणना कैसे करेंगे, तो ये हमारा पैटर्न रहेगा। तीसरा पॉइंट हो जाएगा हमारा इसमें कि अग्रिम कर की आपने गणना कर ली, अब जो है आदेश, कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आदेश। तीसरा पॉइंट हम लिखेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आदेश। यदि किसी करदाता ने 10,000 रुपए से अधिक का कर बन रहा है, उसके बावजूद जो है अग्रिम कर नहीं चुकाया है, तो कर निर्धारण अधिकारी जो है इस संबंध में करदाता को आदेश देगा, और यदि करदाता उसको नहीं फॉलो करता है तो उस पर अर्थदंड भी लगाया जा सकता है। इसकी डिटेलिंग लिख देंगे। फिर अग्रिम कर जमा करने की तिथि, ठीक है, हम इसको ऊपर लिखते हैं। तो अग्रिम कर जमा करने की तिथि और परसेंटेज अलग अलग है। देखिए, हम अग्रिम कर जमा करने की तिथि, परसेंट अलग अलग है और डेट भी अलग अलग है। पहली है 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 31 मार्च। ये जो है हमको डेट दी गई है, तो कितना कितना हमें जो है यहाँ पे जमा करना है, तो 15 जून तक आपको 15% जो है जितना भी कर बन रहा है उसका 15% आपको जमा करना है। 15 सितंबर तक 30% जमा करना है, और 15 दिसंबर तक 70% जमा करना है, और 31 मार्च तक 100% आपका कर जमा करना है। ठीक है, अगला पॉइंट हम देखें इसमें। तो अगला पॉइंट है कि यदि किसी करदाता के द्वारा निर्धारित तिथि तक अग्रिम कर नहीं जमा किया जाता है, तो अग्रिम कर न जमा करने पर ब्याज। यदि किसी करदाता के द्वारा निर्धारित तिथि तक निर्धारित राशि का ब्याज कर जमा नहीं किया जाता है, तो 1% मासिक पर उसको ब्याज देना रहता है। और डेट क्या रहेगी? इस डेट से, क्योंकि वह जो है अगली राशि अगली किश्त के साथ चुकाएगा, तो उसे जो है किश्त के अंतर की राशि, किश्त के अंतर की अवधि का ब्याज जो है वो 1% मासिक के हिसाब से जमा करना होता है। फिर यदि किसी करदाता को आकस्मिक आय हुई जिसके बारे में करदाता को नहीं पता था, आकस्मिक आय मतलब दीर्घकालीन पूंजी लाभ हो गया, लॉटरी हो गई, तो उसके कारण क्या होगा कि उनकी आयकर की जो राशि है वो परिवर्तित होगी। तो उसके संबंध में ये नियम है कि जिस समयावधि में भी उसको आकस्मिक आय हुई है, जैसे मान लीजिए उसको 30 सितंबर को लॉटरी लगी, तो अब उसकी ये वाली किश्त बढ़ जाएगी। तो उसका नियम है कि आकस्मिक आय आपको जिस भी समयावधि में हुई है, उस समयावधि में उसकी कैलकुलेशन कुल आय की गणना फिर से करके, और अगली किश्त में, उसके बाद वाली किश्त में आपको उस आकस्मिक आय का कर शामिल करके भुगतान करना है। 6 पॉइंट हो गए। 7वां पॉइंट है कि यदि किसी करदाता के द्वारा अग्रिम कर का भुगतान नहीं किया जाता है, तो कर निर्धारण अधिकारी उस पर अर्थदंड जो है वो लगा सकता है। ठीक है, और लास्ट पॉइंट है, यदि किसी करदाता अधिकारी कर निर्धारण अधिकारी को यह लगता है कि अग्रिम कर की राशि गलत चुकाई गई है, कम चुकाई गई है,
तो कर निर्धारण अधिकारी पुनः कर निर्धारण का आदेश दे सकता है, पुनः कर निर्धारण का आदेश दे सकता है। उसकी समय सीमा है कि यदि अंतर की राशि जो कर निर्धारण अधिकारी को लग रहा है, अंतर की राशि 1,00,000 रुपए तक है, तो 4 वर्ष के अंदर वो पुनः कर निर्धारण का आदेश दे सकता है। और यदि राशि जो है, जो अंतर की राशि है, जो अधिकारी को लग रहा है कि इतना अंतर हो सकता है कर में, वो यदि 1,00,000 रुपए से ज्यादा है, तो अंतर की जो है वो 6 वर्ष के अंदर दे सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यदि ये वाला क्वेश्चन आता है कि अग्रिम कर की योजना को समझाइए या जैसा कमाओ वैसा चुकाओ वाली स्थिति को समझाइए, तो आप इस तरीके से पॉइंट बनाकर उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हुआ है। आई थिंक यदि आप इस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, तो आपको इनकम टैक्स के बेसिक टर्म्स और कुछ क्वेश्चंस जो हैं, आपको जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है और यूनिट वाइज जो सिलेबस है, आप पूरा कवर अप कर सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड थैंक यू सो मच।